हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रॉन्ग नंबर वाली कहानी। कैसे एक रॉन्ग नंबर की कॉल एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। आइए जानते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेज पर रखे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो हेमा की नींद खुल गई। भरी दोपहरी में वह घर का काम धंधा निपटाकर आराम करने के लिए लेट गई थी। पंखे की हवा में कब उसे झपकी आ गई उसे पता नहीं चला। अब फ़ोन की घंटी ने उसके आराम में खलल डाल दिया। हेमा ने पलंग पर लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लिया। मोबाइल के डिस्प्ले पर किसी अपने का नाम नहीं था। एक अनजान नंबर से यह कॉल आ रही थी। कौन है जानने के लिए हेमा ने कॉल रिसीव करते हुए अलसाई आवाज़ में पूछा, हेलो कौन? मैं सचिन बोल रहा हूँ। दिनेश है क्या? किसी पुरुष की आवाज़ आई। दिनेश कौन? यहाँ कोई दिनेश नहीं रहता, रॉन्ग नंबर है आपका, हेमा ने कहा और दूसरी ओर के व्यक्ति की प्रतिक्रिया जानने बिना ही फ़ोन काट दिया। कैसे बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, नंबर जांच परख कर भी नहीं लगाते। अच्छी भली नींद आ रही थी, जगा दिया, हेमा बड़बड़ाई। उसने मोबाइल को मेज पर रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर हुई थी कि मोबाइल की घंटी फिर से बजने लगी। हेमा मेज की ओर हाथ बढ़ाते हुए झुलसा कर बोली, अब कौन है? हेमा ने मोबाइल उठा लिया। उसकी स्क्रीन पर पहले वाला नंबर ही था। उसे देखकर वह चौंकी। अब क्या चाहिए इसे? वह बड़बड़ाई और रिसीविंग का बटन दबा दिया। वह कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी ओर का व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोला, देखिए प्लीज़ फ़ोन मत काटना, आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, हेमा ने गंभीर स्वर में कहा, कहिए क्या कहना है आपको? देखिए, मेरा दिनेश से बात करना बहुत ज़रूरी है। आप उससे एक बार मेरी बात करा दीजिए। मिस्टर, हेमा हत्ते से उखड़ गई। आपको कहा ना, यहाँ कोई दिनेश नहीं रहता, आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। सॉरी मैडम, दूसरी ओर से कहा गया और उस ओर से ही संबंध काट दिया गया। हेमा ने मुंह बिगाड़ा। एक बार में लोगों को समझ नहीं आता, मेरी नींद उड़ाकर ही रख दी। हेमा होठों में बुदबुदाई और उसने मोबाइल को मेज पर रखने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह फिर घनघनाने लगा। हेमा ने मोबाइल को करीब करके नंबर देखा। फिर से उसी नंबर का स्क्रीन पर दिख रहा था। उसकी तोरियां चढ़ गईं। वह पलंग पर उठकर बैठ गई और बटन पुश करते हुए चिल्ला पड़ी, तुम बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? मैडम, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बहुत सुरीली और कोयल जैसी मधुर लगी। मैं बार बार इसे सुनने के लिए आपको फ़ोन लगा रहा हूँ, दूसरी ओर से गंभीर स्वर में कहा गया। हेमा को रोमांच हो आया। कोई उसकी आवाज़ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था और वह उस पर झल्ला रही थी। वह एकदम नरम पड़ गई। उसने बड़ी कोमल आवाज़ में पूछा, मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? सचिन, दूसरी ओर से बताया गया। कहाँ से बोल रहे हो? मथुरा वृंदावन से, सचिन नाम के युवक ने बताते हुए पूछा। आप अपना नाम नहीं बताओगी क्या? ना चाहते हुए भी हेमा के मुंह से निकल गया, मेरा नाम हेमा है, मैं दिल्ली के आदर्श नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास आ गया है हेमा, इसे सेव कर लेना, कभी इस गरीब की याद आए तो बात कर लेना। कहने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हेमा के होठ मुस्कुरा पड़े। बैठे बिठाए उसे कोई चाहने वाला मिल गया था जिससे उसने ना देखा ना पहचानती। मन के कोने से आवाज़ आई, देख लो हेमा, तुम्हारी आवाज़ का भी कोई दीवाना है, कोई तुम्हें बेगार देखे बेगार जाने तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया है। हेमा अपनी किस्मत पर इतरा उठी। उसके दिल ने कहा, हेमा, तेरे इस कदरदान को दिल के किसी कोने में जगह दे दो। खाली समय में इससे बात करके दिल का हाल कहा भी जाएगा और उसके दिल का हाल सुना भी जाएगा। रोमांच से भरी हेमा ने मोबाइल को होठों से चूम लिया। क्यों ना चूमती, इसी की बदौलत तो उसे आज एक दीवाना मिला था। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सुरेश अपनी पत्नी हेमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुरेश गाजीपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था। हेमा घर का काम संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। सुरेश की उम्र 45 वर्ष थी। हेमा उससे 8 साल छोटी थी। उसकी उम्र 37 साल थी। उसका एक बेटा 15 साल का और दूसरा बेटा 13 साल का था। 2 बच्चों की माँ हेमा का शरीर भरा हुआ था। वह खूबसूरत और तीखे नैन नक्श वाली महिला थी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। सुरेश की कमाई से घर ठीक ठाक चल जाता था, लेकिन हेमा की तमन्ना ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने की थी।
दिल्ली के पॉश इलाकों में वह आलीशान बंगले देखती तो उसकी भी इच्छा होती थी कि वह भी ऐसे आलीशान बंगले में रहे। बड़ी बड़ी कीमती कारों को देखकर भी उसकी इच्छा उनमें बैठकर सैर सपाटा करने की होती, लेकिन ये हर इच्छा कहाँ पूरी होती है। लेकिन वह मजबूरियों में किराए के मकान में रहती थी। पति और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटियां बनाना और घर की साफ सफाई करना, इसी में उसे संतुष्ट रहना पड़ता था। चाहकर भी वह ना चाहकर भी सुरेश मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, लेकिन उसमें एक ऐप था, वह शराब पीता था। उसका काफ़ी रुपया शराब की भेंट चढ़ जाता। हेमा उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। हेमा पति से कहती, यदि वह शराब पीना छोड़ दे तो काफ़ी पैसा बच जाएगा, जिसे जोड़कर वह अपना घर बना लेंगे। लेकिन सुरेश की दारू पीने की लत नहीं छूट रही थी, ना वह छोड़ने वाला था। वह हेमा को समझाता था, फैक्ट्री में हाड़ तोड़ मेहनत करने के कारण मेरा सारा शरीर पूरी तरह टूटने लगता है। 2 घूंट शराब पीने से मेरी थकान भी उतर जाती है और नींद भी अच्छी आती है। क्या तुम चाहती हो कि मैं शराब छोड़ दूं और थका हुआ बदन लेकर घर में पड़ा रहूं? ना जी ना। तुम घर में पड़े रहोगे तो घर का खर्चा कैसे पूरा होगा, बच्चे कैसे पढ़ लिख पाएंगे? तुम शराब पीते हो तो कम पिया करो, इससे तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। मेरा तो बस यही कहना है। कम तो पीता हूँ हेमा, दूसरे शराबियों की तरह इतना कहाँ पीता हूँ कि पीकर किसी नाली में पड़ा रहूं। देखो जी, अगर मैं तुम्हारे हाथ पांव दबाऊं और रात को तुम्हारा पहलू गर्म करूं तो क्या तुम्हारी थकान नहीं उतरेगी? हेमा ने तर्क रखा। अब तुम्हारे बदन में वह लोच, वह कसाव कहाँ रह गया जो तुम मेरी संतुष्टि कर सको? हेमा, 2 बच्चों की माँ बन गई हो हेमा रानी, अब मेरी थकान तुम नहीं उतार सकती। वह हंसकर बोला। पति की इस बात पर हेमा गुर्रा पड़ी। बस यही मत कहा करो, 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरी देह में इतना आकर्षण है कि तुम्हारे जैसे लाखों को मैं पानी पिला सकती हूँ और अपने सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर कर सकती हूँ। हेमा की बात सुनकर सुरेश झेप जाता है, क्योंकि वह जानता था कि हेमा जो कह रही है वह सच कह रही है। हेमा की देह में वह आकर्षण व वह कसाव वैसा ही है जैसा शादी के वक्त था। पहले भी वह कहाँ टिक पाता था, हाँफने लगता था। हकीकत जानते हुए भी सुरेश अपना तर्क उल्टा सीधा इसलिए रखता था कि हेमा उसे शराब पीने से ना रोके। उधर हेमा पति को लताड़ तो देती थी, लेकिन फिर उसकी बात पर सोच में पड़ जाती। क्या सचमुच उसकी देह का कसाव और आकर्षण खत्म हो गया है? क्या उसका पति अब उससे संतुष्ट नहीं हो पाता? अपने ख्यालों को वह जहन में झटक देती है। बकवास करता है सुरेश, 2 बच्चों को जानकर वह बूढ़ी थोड़ी हो गई है, अभी तो वह अच्छे अच्छों को पानी पिला सकती है। एकाएक उसे सचिन का ध्यान ओ आया। सचिन उसकी सुरीली आवाज पर फिदा हो गया था, लेकिन सचिन ने उसकी आवाज सुनी है, उसे देखा नहीं है। उसे देखने के बाद वह उससे मुंह तो नहीं मोड़ लेगा। खुद ही बड़बड़ाती हुई हेमा सोच के भंवर जाल में फंसती चली गई। सचिन ने उसकी आवाज ही तो सुनी है, क्या उसे सचिन से मुलाकात करके यह जानना नहीं चाहिए कि वह उसकी आवाज का ही दीवाना है? क्या उसकी देह उसे आकर्षित कर रही है? उसे आजमाने के लिए हेमा उतावली हो गई, लेकिन 2 दिन से सचिन का फोन नहीं आया था। क्या वह उसे 2 दिन में ही भूल गया? क्या सचिन ने उसकी आवाज की झूठी तारीफ की थी? उसने 2 दिन से उसे दोबारा फोन क्यों नहीं किया? लेकिन उसने भी कहाँ सचिन का नंबर मिलाया, नंबर तो उसके पास है। उधेड़ मन में फंसी हुई हेमा ने अंत में निर्णय ले लिया कि वह खुद ही सचिन से आज दोपहर में बात करेगी। सुबह जल्दी बिस्तर से उठी, सुरेश का डब्बा तैयार किया और बच्चों को स्कूल भेजकर काम निपटा कर झाड़ू पोछा करके घर का काम निपटाया। फिर बाथरूम में बैठकर बदन को खूब रगड़कर साफ किया। नहाने के बाद इस तरह बनाव श्रृंगार किया जैसे सचिन से आज ही आमना सामना होगा। दोपहर में बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आने के बाद अंदर से दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अपना मोबाइल रुमाल से साफ करने के बाद उसने सचिन का नंबर निकाला और जब उसका नंबर मिलाया तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। दूसरी ओर रिंगटोन बजते ही सचिन का उतावला स्वर उभरा, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था हेमा। अच्छा, हेमा खुश होकर इतरा उठी, फिर दिखावटी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, तुमने तो 2 दिन से फोन क्यों नहीं किया? डरता था हेमा कहीं तुम मेरा दोबारा फोन करने से नाराज ना हो जाओ, लेकिन परसों तो बार बार फोन कर रहे थे, तब भी तो नाराज हो सकती थी। सॉरी बाबा, मुझे दूसरे दिन ही तुम्हें फोन कर लेना चाहिए था। सचिन अपनी गलती मान कर बोला, अब बताओ कैसे फोन किया?
तुमसे बात करने का मन हुआ तो फोन मिला लिया। हेमा आवाज में लोच पैदा कर के बोली। बात करने का मन हुआ यानी मिलने का भी मन नहीं हुआ है? सचिन ने पूछा। मिलने का भी मन हो रहा है लेकिन मथुरा दूर है सचिन, मैं वहां नहीं आ सकती। मैं दिल्ली आ जाता हूँ यार, बोलो कहाँ आऊँ? सचिन ने उतावलेपन से पूछा। आनंद विहार आ जाओ बस से, मैं वहां मिल जाऊंगी। हेमा ने अपनी धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कल आ जाता हूँ, तुम बताओ कितने बजे बस अड्डे पर आ सकती हो? मैं उसी के हिसाब से मथुरा से बस पकड़ूंगा। हेमा दोपहर 3 बजे आ जाना, मैं लाल साड़ी पहनकर आऊंगी। तुम बस से उतर कर मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर तुम्हारे पास है और मोबाइल फोन मैं अपने हाथ में ही रखूंगी। ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ, सचिन ने कहा और फोन काट दिया। हेमा ने खुशी से फोन को चूम लिया। यह मोबाइल उसके लिए लकी साबित हो रहा था, जो वह चाहत करने वाले अजनबी को उसके करीब ला रहा था। एक मादक अंगड़ाई लेकर हेमा ने आंखें बंद कर ली। उसकी कल सचिन से मुलाकात होगी, इस बात से उसे रोमांच से भर दिया था। हेमा ठीक 3 बजे आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंच गई। उसने लाल रंग की रेशमी जरी वाली साड़ी ब्लाउज पहना था। बालों का जूड़ा बनाकर एक लट अपने माथे पर बिखेर दी। हाथों में अपना सफेद पर्स लटका कर वह उस गेट पर आ खड़ी हुई जो मुख्य सड़क की ओर था। उसके हाथ में मोबाइल फोन था जिस पर सचिन की कॉल आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। 3:15 बजे सचिन का नंबर हेमा के मोबाइल के स्क्रीन पर चमका, साथ ही फोन की घंटी बजने लगी। हेमा ने तुरंत कॉल को रिसीव किया और कहा, सचिन कहाँ पर हो तुम? मैं बस से उतर गया हूँ, तुम बताओ मुझे कहाँ आना है? हेमा ने उसे बाहर मेन रोड पर आने का पूरा विवरण समझाते हुए कहा। मैं बाहर मेन गेट की दाईं ओर खड़ी हूँ। कुछ ही देर में सचिन आनंद विहार के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। लाल साड़ी में सजी सवरी खड़ी युवती की ओर नजर पड़ते ही सचिन ने अनुमान लगाया कि यही हेमा है। उसने अपना हाथ उठाकर हिलाया। हेमा अपने से कुछ दूरी पर खड़े हैंडसम लड़के को देखकर टकटकी बंधाकर देखती ही रह गई। उसकी सोच से कहीं अधिक स्मार्ट था वह युवक, किसी हीरो जैसा खूबसूरत। यही होगा सचिन, अनुमान लगाकर हेमा उस युवक की ओर लपकी। सचिन भी उसकी तरफ लपका। दोनों करीब आ गए तो हेमा के मुंह से झहकता हुआ स्वर निकला। सचिन, हेमा। सचिन उत्साह से बोला और उसने हेमा की ओर हाँ का इशारा मिलते ही जोश से भरकर हेमा का हाथ पकड़कर चूम लिया। तुम्हारी आवाज ही नहीं, तुम भी बहुत स्वीट हो हेमा। हेमा शर्मा गई। सचिन द्वारा बेहिचक हाथ पकड़कर चूम लेने से उसके गालों पर सुर्खी दौड़ गई। वह शर्माए हुए स्वर से बोली, यह पब्लिक प्लेस है सचिन, हाथ छोड़ो। सचिन मुस्कुराया और उसने हेमा का हाथ छोड़ दिया। कुछ क्षण में एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखते रहे, जैसे ही मन निर्णय ले रहे हो कि हम दोनों दोस्त बन चुनने में कोई चूक नहीं की गई है। अब दोनों ने एक दूसरे को जी भरकर देख लिया तो सचिन बोला, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाएंगे, वहीं बैठकर बातें भी कर लेंगे। चलो, हेमा ने कहा। दोनों ने एक ऑटो में सवार हो गए। हेमा ने ऑटो वाले को मयूर विहार फेज बस चलने को कहा। ऑटो में बैठे दोनों एक दूसरे की धड़कनों की आवाज सुनते रहे। ऑटो से इनके कोई बोल नहीं निकला। ऑटो से वे मयूर विहार फेज 1 आ गए। ऑटो का किराया सचिन ने दे दिया। हेमा यहाँ के बाजार में कई बार आई थी। उसने अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक बार डोसा खाया था। वह सचिन को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आई। दोनों एक खाली टेबल पर पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। वेटर तुरंत उनके करीब आया और बोला, क्या खाओगी हेमा? सचिन ने उसकी आंखों की ओर देखते हुए पूछा। जो तुम्हें पसंद हो, हेमा ने मुस्कुरा कर कहा। सचिन ने वेटर को डोसे का ऑर्डर दे दिया। हेमा को यही चाहिए था। सचिन ने उसकी मनपसंद डिश मंगवाई। डोसा आ गया तो दोनों खाने लगे। दोनों कनखियों से एक दूसरे को देखते रहे। खामोशी अखरने लगी तो सचिन ने हेमा की ओर झुककर इस खामोशी को तोड़ा। अपने बारे में बताओ हेमा, आदर्श नगर में कहाँ रहती हो? घर में कौन कौन है तुम्हारे? हेमा ने कहा, रुको अभी बताती हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ। हेमा गंभीर स्वर में बोली, अगर कुछ छुपाऊंगी तो जब बाद में मालूम होगा तो तुम मुझसे नफरत करोगे। अभी पहली हमारी मुलाकात है तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ, जिससे तुम्हें फैसला लेने में आसानी होगी। ऐसी क्या बात है हेमा जो तुम इतना गंभीर हो गई? सचिन हैरान होकर बोला। सचिन, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा पति भी है और 2 बेटे भी हैं।
और कुछ? सचिन ने मुस्कुराकर कहा। तुम मुस्कुरा रहे हो? हेमा ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम्हें मेरी सच्चाई सुनने के बाद तो उठ कर चले जाना चाहिए था। हेमा, मैंने पहली बार तुम्हें फोन लगाया था तभी अनुमान लगा लिया था कि तुम शादीशुदा हो, तुम 2 बेटों की माँ हो, यह अब मालूम हुआ। तो अब आगे? हेमा ने उसकी आंखों में देखा। अरे मैडम, जब शादी हुई है तो बच्चे भी होंगे ना, 2 हो या 4 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी हो मेरी नजरों में अच्छी हो। सचिन इस बात पर गंभीर हो गया। मेरी उम्र 37 साल हो गई है सचिन, क्या तब भी तुम्हारी दोस्ती के लिए कायम रहेगी? हेमा ने पूछा। हाँ हेमा, सचिन के स्वर में वही गंभीरता थी। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मेरी दोस्ती तुम कबूल करोगी या नहीं, अब यह तुम्हें बताना है। मैं तो खुद को भाग्यशाली मान रहा हूँ सचिन, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त मुझे मिला। बस मुझे कभी भूला मत देना, हेमा ने भावुक स्वर में कहा। कभी नहीं, अभी मैं सिर्फ 22 साल का हूँ हेमा, मैं 82 साल का भी हो जाऊं तब भी तुम्हें यूं ही अपना दोस्त मानता रहूंगा, सचिन ने दृढ़ स्वर में कहा। डोसा खत्म हुआ तो सचिन ने रसमलाई और फिर आइसक्रीम भी मंगवा कर हेमा को पहली मुलाकात और दोस्ती के नाम पर खिलाकर विदा किया। शाम को वह वापस मथुरा के लिए रवाना हो गया। इसके बाद दोनों की फोन पर बात होती रही। एक दिन हेमा घबराई हुई अपने घर से निकलकर अपनी पड़ोसन सुधा के घर पहुंची। सुधा उसकी हालत देखकर चौंक पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ हेमा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मेरे पति सुरेश की बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण तबीयत खराब हो गई है दीदी, काफी देर से सो रहे हैं, जब भी मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वह उठ नहीं रहे हैं। सुधा बोली। चलो चलकर देखते हैं। सुधा ने सुधा ने सुरेश को काफी उठाने की कोशिश की पर वह उठा नहीं। उसे पुकारा, भाई सुरेश, आंखें खोलो भाई, उठकर बैठो। सुरेश बेहोश पड़ा रहा। तब सुधा ने उसे जोर से हिलाया। सुरेश के शरीर में कोई हरकत ना होते देखकर वह घबरा गई। हेमा, मुझे लगता है ज्यादा शराब पीने के कारण यह बेहोश हो गया है, चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। दीदी आप भी साथ चलिए, मेरा तो जी घबरा रहा है, हेमा कहते हुए लगभग रो पड़ी। हिम्मत रखो हेमा, चलो मैं साथ चलती हूँ। मीना को भी साथ ले ले क्या? सुधा ने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में हेमा सुधा और मीना के साथ अपने बेहोश पति सुरेश को लेकर पास ही स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के लिए ऑटो निकालती है। अस्पताल पहुंचकर वह सुरेश को इमरजेंसी में ले गई। सुरेश की स्थिति देखकर डॉक्टर और नर्स सब ने चेकअप करने लगे। डॉक्टर ने सुरेश की नब्ज टटोली, फिर दिल पर स्टेथोस्कोप लगाकर जांच करने के बाद उसकी बॉडी को हिला डुला कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, यह तो मर चुका है। नहीं, हेमा चीख पड़ी और पछाड़ खाकर सुरेश के ऊपर गिर गई। वह जोर जोर से रोने लगी। सुधा और मीना उसे संभालने में लगी। यह कैसे मरा? डॉक्टर ने सुधा से पूछा। हेमा का कहना है कि इसने आज ज्यादा शराब पी ली थी, सुधा ने भरे कंठ से कहा। डॉक्टर ने हेमा की ओर देखा, वह सुरेश की लाश को लिपट कर रो रही थी। डॉक्टर ने सहानुभूति दिखाते हुए बोला, आपको संभालिए, यह अस्पताल है, यहाँ जोर से रोगी तो और भी मरीजों को परेशानी होगी। आप रोना बंद करके ये बताइए कि इसकी मौत कैसे हुई? हेमा ने आंसू पूछते हुए कहा, आज यह सुबह से ही पी रहे थे, पीने के बाद ये सो गए। 2-3 घंटे बाद इन्हें खाना खाने के लिए उठाना चाहा तो नहीं उठे। मैंने तो बहुत कोशिश की उठाने की, पर यह हिलने डुलने भी नहीं रहे थे, तो मैं घबरा गई। मैंने अपने पड़ोसन के घर गई और इन्हें बुला लाई। सुधा दीदी ने भी इन्हें जगाने की कोशिश की, फिर कहा कि अस्पताल ले चलो। मैं इन्हीं पड़ोसियों की मदद से इन्हें यहाँ लेकर आई। डॉक्टर ने सुरेश की बॉडी को गहरी नजर से देखा। उसे सुरेश के शरीर पर लाल लाल रंग के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीटा गया हो। शक होने पर उसने एक वार्ड बॉय को बुलाकर पुलिस को सूचना देने के लिए कहा। थोड़ी देर में ही अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर वहां आ गया। उन्होंने सुरेश का सरसरी तौर पर निरीक्षण करते हुए अपनी सर, मामला संदिग्ध है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। हेमा रोने लगी और जैसे तैसे शांत करवाकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। फिर लाश को सफेद कपड़ों में लपेटकर अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया गया। हेमा अपनी पड़ोसन के साथ अस्पताल के बाहर निकली और ऑटो पकड़कर घर आ गई। सुरेश के मरने की खबर आसपास में रहने वालों को पता लगी तो वह सब सहानुभूति दिखाने आ गए। हेमा अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर जोर जोर से रो रही थी। औरतें उसे संभाल रही थी और उसे सहानुभूति दे रही थी। जब अस्पताल में सुरेश का पोस्टमार्टम किया गया तो यह स्पष्ट रूप में लिखा गया कि सुरेश की बॉडी पर गहरे चोटों के निशान मिले हैं।
रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण मौत दम घुटने से हुई थी लिखा गया। इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल सुरेश के घर पहुंच गए। सुरेश के घर वाले वहां पर थे। हेमा का रो रो कर बुरा हाल था। आयु ने उससे अपने सामने बुलाकर पूछताछ शुरू की। सुरेश तुम्हारा पति था? हाँ जी सर, हेमा ने सिसकते हुए बताया। उसकी बॉडी पर गहरे चोटों के निशान हैं। आयु ने हेमा के चेहरे पर पैनी नजरें गड़ाकर पूछा, उसे यह चोट कैसे आई बताओगी? वो कल बाहर खूब पीकर आए थे, आकर चुपचाप सो गए, हेमा ने बताया। तो आयु ने उसे घूर कर देखा। कल अस्पताल में तो तुम कह रही थी कि सुरेश घर में बैठकर खूब शराब पी रहा था, अब कह रही हो कि वह बाहर से पीकर आया था। जी, बाहर से पीकर आए थे और फिर घर में बैठकर पी रहे थे। हेमा का स्वर कांपने लगा। पीने के बाद वह सो गए। अभी तो तुमने बताया कि वह पीकर आने के बाद सुरेश सो गया। अगर वह पीकर आने के बाद सो गया तो फिर शराब घर में कब पी? जी, बीच में उठकर पीने लग गए थे, हेमा घबरा कर बोली। मैंने मना किया था ज्यादा मत पियो, तब बोतल रख कर सो गए थे। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। इंस्पेक्टर समझ गए थे कि सुरेश की हत्या में वह शामिल है। उन्होंने कुछ ना कहकर उसके कमरे का निरीक्षण किया जिसमें सुरेश शराब पीने के बाद सोया था और मर गया था। कमरे के एक कोने में उन्हें शराब की 2 बोतलें पड़ी नजर आई। उन्होंने सावधानी से दस्ताने पहनकर बोतलों को कब्जे में ले लिया। इसके बाद वह हेमा के साथ लेकर थाने लौट आए। शराब की दोनों बोतलें फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दी गई। हेमा काफी डरी हुई थी। उसके माथे पर पसीना छलका हुआ था। पहले उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। फिर हेमा की इंक्वायरी रूम में अपने सामने बैठाकर एसएचओ ने आयु के सामने बड़ी चतुराई से कहा, देखो हेमा, मैं जो शराब की बोतलें तुम्हारे घर से लाया हूँ उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल गए हैं। अब तुम बताओ, क्या तुमने अपने पति को जाम बनाकर दिए थे या खुद बोतल में शराब पी थी? मैं क्यों पीऊंगी? हेमा घबराकर बोली। मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाती। तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान बोतल पर क्यों हैं? मैं क्या जानूं? हेमा घबरा गई। वह रोने लगी। रोने का नाटक बंद करो, यह बताओ कि सुरेश की हत्या क्यों की गई? इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। मैं क्यों हत्या करूंगी अपने पति की? तो किसी से हत्या करवाई होगी। सुरेश की बॉडी पर चोटों के तो काफी निशान है। वह बाहर मार खाकर आया था। हेमा हड़बड़ा कर बोली। किससे मार खाकर आया था? बताया होगा सुरेश ने। हेमा से कोई जवाब नहीं देते बन रहा था। वह काफी डरी हुई लग रही थी। इंस्पेक्टर ने अपने तेवर सख्त कर दिए। और हेमा, सुरेश को तुमने पीटा है, अब सच बता दो वरना मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती का नाम सुनते ही हेमा टूट गई। उसने रोते हुए कहा, सुरेश को मैंने तो नहीं लात घूंसों से पीटा था साहब। क्यों? वह हमारे प्यार के रास्ते में बाधा बन रहा था। किससे प्यार करती हो तुम? इंस्पेक्टर ने घूरते हुए पूछा। सचिन से। वह कहाँ रहता है? सचिन वृंदावन में रहता है, हेमा ने बताया। कल वह मेरे साथ था। उसने और मैंने सुरेश को जबरन शराब पिलाई, फिर उसने मुंह में रुमाल ठूस कर लात घूंसों से उसे मारा। तो मरते हुए पति को लेकर तुम अस्पताल गई और अपने पड़ोसन के साथ? जी हाँ साहब, सोच रही थी कि पड़ोसन के साथ चलूंगी तो पुलिस को शक नहीं करेगी, पर मुझे कहाँ मालूम था डॉक्टर सुरेश को मरा हुआ घोषित कर देंगे। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि सचिन कहाँ है? तो वह बोलती है कि सचिन कल वृंदावन चला गया है, उसे बुलाओ यहाँ। उसे कहो पुलिस ने सुरेश की लाश का क्रियाक्रम कर दिया है, उन्हें शक नहीं हुआ तुम दिल्ली आ जाओ। उसे कहाँ बुलाना है मैं बता देता हूँ तुम्हें। फोन से सचिन से बात करो, वैसे ही जैसे पहले करती थी। आयु ने हेमा को समझा दिया। फिर सचिन को उसने आदर्श नगर मेन मार्केट में बुला लिया। हेमा ने सचिन को फोन किया और बड़ी सादगी से प्यार से उसे वही कहा जो आयु ने समझाया था, और शाम को आदर्श नगर आने पर कहा। हेमा ने फोन काट दिया। आयु ने उसका फोन कब्जे में ले लिया और सचिन को पकड़ लिया। दोनों को साथ में गिरफ्तार कर लिया। हेमा ने बताया कि सचिन एक रॉन्ग नंबर कॉल के दौरान उससे जुड़ा। वह उससे मिलने दिल्ली आने लगा। उनमें पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार के दौरान ही उसके सचिन से शारीरिक संबंध भी बन गए। सचिन की जवानी
भरे जोश पर वह मर मिटी। उसने सचिन को अपने घर के पास ही किराए पर मकान दिला दिया और सुरेश की गैर मौजूदगी में उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी। धीरे धीरे यह बात सुरेश को पता चली तो वह उन दोनों के प्यार का विरोध करने लगा। वह हेमा को गालियां देता, लड़ता और उसकी पिटाई भी करने लगा। इससे वह उसे रास्ते से हटाने की सोचने लगी। हेमा ने सचिन के साथ मिलकर सुरेश को मार दिया। सचिन पहले ही यहाँ से कमरा छोड़कर वृंदावन चला गया था। जैसे ही वह दिल्ली आया उसने हेमा से 2 शराब मंगवा रखी थी। फिर पति सुरेश को कल काम पर नहीं जाने दिया, बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। हेमा और सचिन ने सुरेश को जबरन पकड़कर शराब पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तो उसके मुंह में रुमाल ठूस कर दोनों ने लात घूंसों से इतना मारा कि वह मर गया। हेमा अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। शाम को उसे पुलिस वैन में बिठाकर आदर्श नगर मेन मार्केट में लाया गया और रेस्टोरेंट के सामने खड़ा कर कर उसे उसका मोबाइल दे दिया गया ताकि वह सचिन को कॉल अटेंड कर सके। सचिन कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया और जैसे ही हेमा ने पुलिस को इशारा किया तो पुलिस ने कुछ ही मिनटों में सचिन को काबू कर कर उसे भी पकड़ लिया और दोनों को सजा दिलवाई। कैसे एक रॉन्ग नंबर के द्वारा बने अवैध संबंधों के कारण एक परिवार कैसे बर्बाद हो गया, यह कहानी यही दर्शाती है।